तो दोस्तों नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो अपनी CSS को थोड़ा सा रीफैक्टर करेंगे। और कोडिंग की लैंग्वेज में रीफैक्टरिंग का मतलब होता है अपने कोड को रीस्ट्रक्चर करना और उसे बेहतर बनाना। अगर हम अपने स्टाइल्स में देखें तो हम अपने पेरेंट को अगर इक्वल कॉल्स की क्लास दे देंगे तो उसके अंदर हम जितने चाहें चिल्ड्रन क्रिएट कर सकते हैं और उन सब की इक्वल विड्थ होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट के हीरो सेक्शन को स्टाइल किया था और इसी प्रोसेस के दरमियान हमने CSS के कुछ नए ट्रिक्स सीखे थे। तो दोस्तों अपने प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग को हम आज कंटिन्यू करेंगे और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये 013.html फाइल क्रिएट की थी और इसके अगेंस्ट एक स्टाइल शीट क्रिएट की थी। हम इन दोनों की एक कॉपी बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी 013 फाइल की कॉपी बना ली है और उसे 014.html रीनेम कर दिया है और इसके अगेंस्ट मैंने एक स्टाइल्स की फाइल भी क्रिएट कर ली है। तो एक बार हम इस पेज को अपने ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पेज वहीं पर है जहां पर हमने इसे लास्ट वीडियो में छोड़ा था और हमारा हीरो सेक्शन यहाँ पर कंप्लीटली स्टाइल्ड है। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टैब में मैंने अपनी रेफरेंस वेबसाइट खोल रखी है। हम इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हीरो सेक्शन के बाद हमारे पास ये अबाउट अस का सेक्शन है। तो एक दफ़ा अगर हम इसे अपने ऊपर हीरो वाले सेक्शन से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स रीयूज हैं। जैसे कि सबसे पहले ये कंटेनर और फिर उसके अंदर दो इक्वल साइज के कॉलम्स जिनमें से एक में इमेज आएगा और एक में ये टेक्स्ट आएगा। फिर उसके अंदर हमारे पास एक बटन है जो कि सेम इसी तरह का बटन है जैसा कि हमने अपने हीरो सेक्शन में क्रिएट किया था। तो इससे शायद आपको आइडिया हो गया हो कि ये सेक्शन क्रिएट करना काफ़ी ईजी होगा। तो हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं और इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हीरो सेक्शन मौजूद है। तो हम करेंगे ये कि इसी सेक्शन की एक कॉपी बना लेंगे और यहाँ पर ये जो हीरो का कीवर्ड है इसे मैं जल्दी से अबाउट के कीवर्ड से रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद हम अपनी स्टाइल शीट में चलते हैं और हीरो से रिलेटेड जो स्टाइल्स हैं उन्हें कॉपी करके हीरो के वर्ड को अबाउट से रिप्लेस कर देते हैं। इस पेज को हम ऐसे ही सेव करते हैं और कुछ चेंज करने से पहले चलकर अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा इसकी शक्ल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जैसा सेक्शन ऊपर था वैसा ही सेक्शन एग्जैक्टली नीचे रेप्लिकेट हो गया है। उसकी वजह यह है कि अभी हमने एग्जैक्टली इस ऊपर वाले सेक्शन को कॉपी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम अपने अबाउट के इस सेलेक्टर में आएंगे और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को रिमूव कर देंगे। और इनको रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सेलेक्टर में और कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो हम इसे कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। पेज को सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सेक्शन का बैकग्राउंड अब वाइट हो गया है जो कि डिफॉल्ट बैकग्राउंड है। दूसरा काम जो हम यहाँ करेंगे वो ये कि इस हेडिंग का जो कलर हमने असाइन कर रखा है इसे रिमूव करेंगे और इसी तरह इस पैराग्राफ के कलर को रिमूव करेंगे ताकि हमारा डिफॉल्ट कलर यहाँ पर आ सके। और अगेन ये रूल अब बिल्कुल खाली हो गया है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर यहाँ पर अपडेट हो चुका है और ये अब वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि हमारे रेफरेंस पेज में है। तीसरा काम हम जो यहाँ पर करेंगे वो ये कि इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने रेफरेंस में देखें तो हमारा इमेज लेफ्ट पर है और हमारा जो टेक्स्ट का सेक्शन है वो राइट साइड पर है। अपनी HTML में जाते हैं और इनकी जो पोजीशंस हैं उन्हें हम स्वैप कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज अब लेफ्ट साइड पर आ गया है और हमारा जो टेक्स्ट है वो अब राइट साइड पर आ गया है। तो सबसे पहले ये इमेज अपना रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ पर जो इमेज हमें चाहिए उसका लिंक हम अपने इमेज टैग में दे देते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज हमें चाहिए उसका नाम है leftimage.png। हम इस पेज को सेव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज यहाँ पर रिप्लेस हो गया है। अब हम अपने इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर H1 की जगह हमें अपनी एक H2 हेडिंग चाहिए होगी और इसका टेक्स्ट होगा अबाउट अस। तो पहले हम H1 को H2 से रिप्लेस कर लेते हैं और फिर इस टेक्स्ट की जगह पर हम अबाउट अस लिख देते हैं। इसके बाद हम अपने पैराग्राफ्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने जो रिक्वायर्ड पैराग्राफ्स हैं वो पेस्ट कर देता हूँ और फाइनली हमारा जो ये बटन है इसका कैप्शन हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लर्न मोर की जगह डिस्कवर मोर का कैप्शन चाहिए। हम इस पेज को सेव कर लेते हैं
और आप देख सकते हैं कि हमारा जो अबाउट अस सेक्शन था वो हमने बहुत तेजी से एग्जिस्टिंग टूल्स की मदद से बिल्कुल अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट जैसा स्टाइल कर लिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो अपनी CSS को थोड़ा सा रीफैक्टर करेंगे। और कोडिंग की लैंग्वेज में रीफैक्टरिंग का मतलब होता है अपने कोड को रीस्ट्रक्चर करना और उसे बेहतर बनाना। तो हम वापस चलते हैं अपनी स्टाइल शीट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इंप्रूवमेंट का रूम मुझे नज़र आ रहा है वो इस स्टाइल्स के सेक्शन में है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे अपने हीरो सेक्शन से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो हीरो कंटेनर है और जो हमारा अबाउट कंटेनर है ये एग्जैक्टली सेम स्टाइल्स कंटेन कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये जो लेआउट से रिलेटेड फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम बार बार यूज़ करेंगे। अगर हम एक दफ़ा अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट की तरफ देखें, यहाँ पर अगर हम हर सेक्शन को देखें तो इसमें कॉमन चीज़ जो हमें नज़र आएगी वो ये कि यहाँ पर हमारे पास हर सेक्शन में इक्वल साइज़ के कंटेनर्स की डिवीजन नज़र आ रही है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, जिस तरह हमने अपने कंटेनर की एक जेनेरिक क्लास बना ली थी जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह हम ये जो कॉलम्स में डिवाइडेड कंटेनर है इसकी भी एक जेनेरिक क्लास बना सकते हैं जिसे कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे चलकर अपनी CSS की फाइल में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो लेआउट पैटर्न है जिसमें हम अपने इक्वल साइज़ के कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए मेनली हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ असाइन करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर, गैप देते हैं और कुछ पैडिंग देते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसी क्लास बनाएंगे जो कि इसमें से रीयूजेबल प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करेगी। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इक्वल कॉल्स नाम की एक क्लास बनाते हैं जिसका मतलब इक्वल कॉलम्स होगा, और इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी दे देते हैं। इसी तरह अगर हम अपने रेफरेंस को एक दफ़ा फिर से देखें तो एक रीयूजेबल क्लास बनाने के लिए हम यहाँ से रीयूजेबल एलिमेंट्स अलग करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादातर इन सेक्शन में ये गैप यूज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी गैप है, फिर इस सेक्शन में भी कुछ गैप आएगा। इस सेक्शन में हमारे पास गैप्स हैं लेकिन ये गालिबन 4 रैम्स नहीं है, और फिर अगेन इस सेक्शन में हमारे पास गैप है। सिर्फ एक ये सेक्शन है जिसमें हमारे पास यहाँ पर गैप नहीं है। तो गैप हमारी बहुत रीयूज प्रॉपर्टी है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने गैप को भी इक्वल कॉल्स की इस क्लास में मूव कर देते हैं। तो हमारा गैप भी यहाँ से निकलकर इस क्लास में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस के बाद, यानी अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और कुछ गैप देने के बाद जो नेक्स्ट काम हम करते हैं वो ये कि अपने हर चाइल्ड एलिमेंट पर, या जो फ्लेक्स बॉक्स का चाइल्ड एलिमेंट है जो कि एक इक्वल साइज डिवीजन का काम करता है या एक कॉलम का काम करता है, उसे हम फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 की प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस काम को अचीव करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम यहाँ पर एक इक्वल कॉलम या जैसे इक्वल कॉल की एक क्लास बना सकते हैं जो कि हम अपने हर कॉलम को असाइन कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि हम अपने कंटेनर लेवल एलिमेंट पर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको डेमो करके बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये जो हमारा कंटेनर है इसके ऊपर हम इक्वल कॉल्स की क्लास देंगे और इसके हर डिवीजन के ऊपर इक्वल कॉल की क्लास दे देंगे। तो इस चीज़ को अचीव करने का एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि क्योंकि हम एक इक्वल कॉल्स की क्लास बना रहे हैं जो कि पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाएगी, और हम चाहते ये हैं कि इसके अंदर आने वाले जितने भी मेन टॉप लेवल के एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली डिवीजन्स होंगी वो इक्वल विड्थ की हों, तो हम ये चीज़ इस क्लास को यहाँ पर डाले बगैर भी अचीव कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे कि हम वापस चलते हैं अपनी CSS की फाइल की तरफ, और यहाँ पर हम इस इक्वल कॉल की क्लास बनाने की बजाय हम इक्वल कॉल्स के अंदर आने वाले सारे चिल्ड्रन को टारगेट करके फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 की प्रॉपर्टीज उनको असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पेरेंट कंटेनर को इक्वल कॉल्स की क्लास दे दी तो उसके सारे चिल्ड्रन को हम फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 की प्रॉपर्टीज असाइन कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसे विजुअली अपनी HTML में देखें तो अगर मैंने इसे इक्वल कॉल्स की क्लास दे दी है इस सेक्शन को, तो ये जो हमारी दो डिव्स हैं इन दोनों को ऑटोमेटिकली इस सेलेक्टर के जरिए फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 की प्रॉपर्टीज असाइन हो जाएंगी। यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो इक्वल कॉल्स का कंटेनर हमारा बनेगा इसके सारे चिल्ड्रन को फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 की प्रॉपर्टीज असाइन होंगी, और इसके सारे चिल्ड्रन में ये डिव्स के अलावा ये इमेज, H2, पैराग्राफ और इनके चिल्ड्रन भी शामिल हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसके अंदर ये जो एंकर है ये भी सेक्शन का चाइल्ड है क्योंकि ये डीप लेवल चाइल्ड है, इसके टॉप पर हमेशा सेक्शन आएगा।
इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें टारगेटिंग का कोई ऐसा तरीका चाहिए कि ये जो सेक्शन है इसके जो डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, यानी कि ये जो डिव्स हैं और ना कि इनके सब चिल्ड्रन, ये जो टॉप लेवल के इसके चिल्ड्रन हैं, सिर्फ इनको हम वो स्टाइल्स अप्लाई करें। तो इसके लिए हमारे पास इस डिसेंडेंट ऑपरेटर की तरह एक डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑपरेटर होता है, जिसे हम ग्रेटर देन के साइन से, या ये एक एरो सा बन जाता है, इसके जरिए हम इसे डिनोट कर सकते हैं। और ये जो सिलेक्टर है ये हमारी सिर्फ टॉप लेवल की जो कंटेनर के अंदर चिल्ड्रन में डिव्स हैं या कोई भी एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमें एक स्पेशल क्लास चिल्ड्रन को अलहदा से देने के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम पेरेंट के जरिए ही उसके चिल्ड्रन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उनको फ्लेक्स ड्रॉ 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 की प्रॉपर्टीज दे देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्लास को उठाकर, जैसे हमने कंटेनर की क्लास को ऊपर मूव किया था, क्योंकि ये एक रीयूजेबल क्लास है, हम इसे अपने कंटेनर की क्लास के बाद पेस्ट कर देते हैं और अब इस क्लास को यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने हीरो कंटेनर में आएंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि ये डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स और ये जो गैप की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम अब अपने नई क्लास से यूज़ करेंगे, तो हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह हम ये फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 0 को भी रिमूव कर सकते हैं। नीचे चलकर हम अबाउट कंटेनर में से ये प्रॉपर्टीज़ रिमूव करेंगे और ये क्लासेस भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बदले में हम सिंपली अपनी HTML में आएंगे और यहाँ पर जो इक्वल कॉल्स की क्लास है ये हम अपने ये जो पेरेंट सेक्शंस हैं इनको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम इस सेक्शन को इक्वल कॉल्स की एक क्लास देंगे, जिसका मतलब कि ये भी इसी की तरह बिहेव करेगा। वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो स्टाइल्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक रीयूजेबल क्लास यहाँ पर बनाई है, जिसके ज़रिए हम इजीली मल्टीपल इक्वल कॉलम के लेआउट्स बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा यही है कि अगर हम अपने स्टाइल्स में देखें तो हम अपने पेरेंट को अगर इक्वल कॉल्स की क्लास दे देंगे तो उसके अंदर हम जितने चाहें चिल्ड्रन क्रिएट कर सकते हैं और उन सब की इक्वल विड्थ होगी। तो दोस्तों, अगर अब आप अपने रिमेनिंग स्टाइल्स को देखें, ये जो सेक्शन के स्टाइल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्लीन अप हो चुके हैं, लेकिन इनमें से अभी भी कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जिन्हें कि हम इनकी अपनी क्लासेस में मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये पैडिंग की क्लास है, अगर हम वापस अपने रेफरेंस को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम सेक्शंस में मिलती जुलती या एक ही पैडिंग्स हैं। तो इस अबाउट अस सेक्शन में वही पैडिंग्स हैं, आर फीचर्स के सेक्शन में भी वैसी ही पैडिंग्स हैं, फिर यहाँ पर भी वैसी ही पैडिंग्स हैं। सिर्फ एक ये सेक्शन है जो कि एक्सेप्शन है, इसके अलावा हमारे पास सारे सेक्शंस में सेम पैडिंग्स मौजूद हैं। तो इसकी भी हम एक यूटिलिटी क्लास बना लेते हैं। अगर हम इस पैडिंग को कॉपी कर लें और वापस आकर टॉप पर जहां पर हमने अपने इक्वल कॉल्स बनाए हैं, यहां पर हम एक यूटिलिटी क्लास डिक्लेयर कर देते हैं सेक्शन पैडिंग्स की, और ये पैडिंग हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और अब हम जहाँ जहाँ हमारी ये पैडिंग यूज़ हुई है वहाँ से इस पैडिंग को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ये क्लास हमारी अभी फ़िलहाल ब्लैंक हो जाएगी। इसी तरह ये जो अबाउट कंटेनर है यहाँ भी हमारी पैडिंग अब हमारे यूटिलिटी क्लास से आएगी। तो हम वापस अपनी HTML में चलकर इस सेक्शन को सेक्शन पैडिंग्स की क्लास दे देंगे और अबाउट सेक्शन को भी पैडिंग्स की क्लास दे देंगे। वापस चलकर एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारी पैडिंग्स उसी तरह कायम है। फ़र्क ये है कि ये अब हमारी सेक्शन पैडिंग्स की क्लास में से आ रही हैं। इस तरह की अप्रोच का ये जो हमारे रीयूजेबल स्टाइल्स हैं, इनका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल फ्यूचर में लगे कि ये पैडिंग्स हमारी थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, तो हम सिंपली इस क्लास में जाएंगे और इसकी पैडिंग को चेंज कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 4 रैम्स चाहिए, तो मैं इसको अगर 4 रैम्स कर दूँ, यानी कि इस क्लास की डेफिनेशन में जाकर 4 रैम्स कर दूँ, तो जहाँ जहाँ हमारी ये क्लास यूज़ हुई है वहाँ वहाँ आकर हमारे ये स्टाइल्स अपडेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे स्टाइल्स फर्दर क्लीन अप हो गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मार्जिन टॉप 2 रैम, ये बार बार आप देख रहे हैं कि यूज़ हो रहा है, और जिस तरह ये इमेज की विड्थ है ये बार बार रीयूज़ हो रही हैं। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप आगे चलकर इनकी भी यूटिलिटी क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ स्टाइल्स जैसे कि पैराग्राफ्स की मार्जिनस हैं, हो सकता है कि ये हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हर सेक्शन के लिए डिफरेंट हो जाएं। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपके ये डिज़ाइंस कांस्टेंट रहेंगे तो आप इनकी भी यूटिलिटी क्लास बना सकते हैं और आपकी CSS मजीद क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। हम अपनी HTML फाइल में चलेंगे और यहाँ पर इसी सेक्शन की कॉपी बनाएंगे। यहाँ पर हम इस अबाउट को फिलहाल फीचर्स के कीवर्ड से रिप्लेस कर देंगे। हमारी हेडिंग यहाँ पर आर फीचर्स हो जाएगी और हमारा इमेज इस बार राइट साइड पर आएगा।
तो हम इसे टेक्स्ट के ब्लॉक के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हम करेंगे वो ये कि यहाँ पर अपने स्टाइल्स में आकर इन स्टाइल्स को कॉपी कर लेते हैं और अबाउट को फीचर से रिप्लेस कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे फीचर्स का सेक्शन यहाँ पर आ गया है। जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं हम वो यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लेफ्ट इमेज की जगह राइट इमेज आ जाएगा और इसकी ऑल्ट कैप्शन को हम फीचर्स इमेज कर देते हैं। इसी तरह ये जो टॉप पर एक हमारी ऑल्ट कैप्शन थी ये हमने रिप्लेस नहीं की, तो इसे हम अबाउट इमेज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज इस सेक्शन के लिए अपडेट हो गया है। अब हम इस कंटेंट को अपडेट कर लेते हैं। तो अगर हम अपने रेफरेंस को देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हम अपडेट करेंगे, जो कि शायद पहले भी ठीक ही था। इस पैराग्राफ को हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट में तो हमारे पास फीचर्स की एक लिस्ट है। तो इस एलिमेंट के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारा हर लिस्ट आइटम है वो एक कंटेनर का काम करेगा जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड के कॉलम में एक इमेज है और राइट साइड के कॉलम में ये हेडिंग और टेक्स्ट है। तो इस तरह इसकी HTML क्रिएट होगी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में जो लिस्ट आइटम्स होंगे वो हमारे कंटेनर्स का काम करेंगे। इनको हम एक क्लास दे देंगे और ये क्लास होगी फीचर्स टेक्स्ट लिस्ट आइटम की। इस लिस्ट आइटम में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। पहले हमारे पास एक साइड पर इमेज आएगा, इसका सोर्स हम देंगे अबाउट आइकॉन 01.png। इसे ऑल टेक्स्ट दे देते हैं और इसे एक क्लास दे देते हैं ताकि हम इसे स्टाइल कर सकें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिव आएगी जिसके अंदर हमारी H3 हेडिंग होगी और इसमें हमारे फीचर की हेडिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ होगा जिसमें हमारे फीचर का टेक्स्ट आएगा। इसे हम एक क्लास दे देते हैं फीचर्स टेक्स्ट लिस्ट आइटम पैराग्राफ की और इसे कुछ टेक्स्ट असाइन कर देते हैं जो कि डमी टेक्स्ट ही होगा। एक बार चलकर इस लिस्ट को देख लेते हैं कि ये हमारे ब्राउज़र में कैसी नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा लिस्ट आइटम यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी स्टाइलिंग पर अभी हमने काम करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये रेंडर हो गया है। तो अब हमें करना ये है कि लेफ्ट साइड पर हमारा इमेज आएगा और राइट साइड पर हमारा फीचर आएगा। तो हम इसे फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए एक रो की शक्ल देंगे ताकि ये लेफ्ट टू राइट फ्लो करें। तो यहाँ पर हम अपने इस लिस्ट आइटम को टारगेट करेंगे और सबसे पहले इसे डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। अभी चलकर इसकी शक्ल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम्स अब एक रो की फॉर्म में आ गए हैं और लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं। चलकर इसकी बाकी स्टाइलिंग को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस लिस्ट आइटम के ऊपर एक मार्जिन चाहिए, तो हम इसे 2 रेम्स का मार्जिन देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा गैप चाहिए, हम इसे 1.5 रेम का गैप देंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये इमेज है ये स्ट्रेच्ड नज़र आ रहा है, तो इसको हम सीधा करेंगे। तो इस इमेज को हम टारगेट कर लेते हैं और इसे विड्थ दे देते हैं 4 रेम्स की। यहाँ पर इस वक्त इसकी जो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेच में आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको अलाइन आइटम्स में आकर हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये स्टार्ट में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज अब यहाँ पर सही तरीके से रेंडर हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि हमारी इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के दरमियान थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ को हम टॉप पे मार्जिन देंगे और हम इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं 1 रेम। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फीचर है ये हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट की तरह नज़र आ रहा है। तो अब सिंपली हम इसकी कुछ कॉपीज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आकर हम अपने इस फीचर की, जो कि एक लिस्ट आइटम है, इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं और इनको फीचर 2 और फीचर 3 रीनेम कर देते हैं और इसके साथ ही हमें इसका जो आइकॉन है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। हम इस पेज को सेव करेंगे और चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फीचर सेक्शन अब ठीक से रेंडर हो रहा है। यहाँ पर हमारे सारे फीचर्स के आइकॉन अपडेटेड हैं और मार्जिन और पैडिंग्स भी हमारे रेफरेंस की तरह नज़र आ रही हैं। एक आखिरी चीज़ ये कि यहाँ पर कोई बटन नहीं है, तो हम इस बटन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमारा ये एंकर लिंक रिमूव हो जाएगा और अब एग्जैक्टली हमारा ये सेक्शन हमारे रेफरेंस की तरह बन गया है। एक चीज़ जो यहाँ पर रह गई है वो ये कि यहाँ पर हमारे पास टॉप पर डबल पैडिंग नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे टॉप के सेक्शन पर भी यहाँ पर पैडिंग है और ये जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है इसे भी टॉप पर पैडिंग है, तो ये डबल हो रही हैं।
तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है इसकी पैडिंग टॉप को 0 कर दें। तो हमारा जो ये सेक्शन है फीचर्स कंटेनर का, हम इसे टारगेट करेंगे और इसकी पैडिंग टॉप 0 सेट कर देंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी पैडिंग है वो हमारे रेफरेंस की तरह फिक्स हो चुकी है। एक चीज़ जो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो इन इमेजेस से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर यहाँ पर सिर्फ विड्थ दे देता हूँ और हमारे इमेजेस रीसाइज हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करें और इसका जो एक्चुअल इमेज है उसके ऊपर, उसके लिंक के ऊपर, जैसे कि आप अपने राइट साइड पर देख सकते हैं, हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर इसका रेंडर्ड साइज आपको नज़र आ रहा है जो कि 60 बाय 60 है। इसका मतलब ये एक स्क्वायर इमेज है। तो अगर आप चाहें तो इसको इसकी एक्चुअल एस्पेक्ट रेशो के मुताबिक यहाँ पर हाइट दे सकते हैं 4 रेम्स की। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसकी इंट्रिंसिक विड्थ और हाइट ना जानते हो या इनकी रेशियोज ना जानते हो तो आप इनको गलती से डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके इमेज की जो रेंडर्ड एस्पेक्ट रेशो है वो खराब हो जाएगी। यानी कि इस इमेज को एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन मैं अगर इसकी हाइट 6 रेम्स कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा इमेज है ये स्ट्रेच होकर पूरा नजर आ रहा है और इसकी जो रेंडर्ड एस्पेक्ट रेशो है वो अब वो नहीं रही जो इसकी एक्चुअल एस्पेक्ट रेशो है। इसे एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये अब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है और इसीलिए बुरा लग रहा है। तो इसका वर्क अराउंड ये होता है कि अगर आपने अपने इमेजेस को साइज करना हो तो या तो आपको उसकी एक्चुअल एस्पेक्ट रेशो पता होनी चाहिए और उसके मुताबिक आप उसे विड्थ और हाइट देंगे, या फिर आप उसे सिंपली एक डायमेंशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे खाली हाइट भी दे सकता हूं, जिसके बाद इसकी जो विड्थ है वो इसकी एक्चुअल एस्पेक्ट रेशो के मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। यानी अगर मैंने इसे हाइट 6 रेम्स की दी है तो इसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली 6 रेम्स हो जाएगी। मैं इसे फिलहाल विड्थ 4 रेम पे छोड़ देता हूँ। और ये एक थोड़ा सा टिप था जो कि मैंने नोट किया कि मैंने अक्सर ये फीचर यूज़ किया है लेकिन इसे शायद एक्सप्लेन नहीं किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने अबाउट अस और फीचर्स के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और इसी प्रोसेस के दरमियान हमने CSS की मजीद प्रैक्टिस भी की है और कुछ नए ट्रिक्स सीखे हैं, जैसे कि रीयूजेबल क्लासेस बनाना। इस प्रोसेस को हम अगली वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे और अगले सेक्शन पर काम करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।